नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए लेकर केवीएस पीआरटी के ईवीएस सिलेबस की सेकंड वीडियो लेके। ये देख सकते हैं आपका ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर एक टॉपिक है स्टेट बॉडीज़, ठीक है, यानी कि राज्य की संस्थाएं। इस टॉपिक को आज हम समझेंगे और जैसा कि मैं आदत से मजबूर हूँ कि मैं थोड़ा डीप में और थोड़ा अच्छे से समझने की भी कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी उसे अच्छे से समझें, ना कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों को रटें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर स्टेट बॉडीज़ में है एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये असेंबली मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर काउंसिल है, ठीक है। पहले देखते हैं स्टेट बॉडीज में क्या है। एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आपने देखा होगा कि हर एक राज्य में, ठीक है, या फिर दिल्ली में भी एमएलएज के चुनाव होते हैं क्योंकि विधानसभा मौजूद है। अब एमएलएज होते कौन है? ये होते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, form the government in a state and directly elected from their constituency। इसे समझते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि जहां पर विधि निर्माण होता है। विधि का मतलब जहां पर कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब विधि निर्माण से, ठीक है, और असेंबली का मतलब जहां पे सभी लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायक हैं वो इकट्ठे होते हैं। नो मैटर कि वो किस पार्टी के हैं, जहां पर इकट्ठे होते हैं। और जहां पर इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं या कानून बनाते हैं, उस बिल्डिंग को कहा जाता है विधानसभा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। आगे कह रहे हैं फॉर्म द गवर्नमेंट इन ए स्टेट। आपको पता है कि किसी स्टेट में जो भी एमएलएज होते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इनकी, मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका नाम है मान लीजिए रोहिणी, दिल्ली की बात करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भैया 5 लोग खड़े हो गए, ये आम आदमी पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, ये निर्दलीय हैं और ये मान लेते हैं बसपा से हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? वो चुनाव क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जो जहां से वो चुनकर आएंगे या जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब ये लोग मेजोरिटी में आ जाते हैं, किसी एक पार्टी के लोग, ठीक है, यानी 50% से ज्यादा जब एमएलएज होते हैं, चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं क्योंकि आम आदमी जहां पर भी चुनाव करेगा ना या फिर चुनेगा नेता को, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव, जैसे विधानसभा का चुनाव, ठीक है, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये चीज क्लियर होगी एमएलए कौन होते हैं। बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? गवर्नर। अब देखो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो सरकार का हेड है, राज्य में बात कर रहा हूं, ठीक है। और राज्य में ही हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर, जो ये देखता है कि भैया हमारी जो सरकार है, यानी ये जो सरकार काम कर रही है, जो चुनी हुई है लोगों के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रही है, उसके खिलाफ काम कर रही है, ठीक है। आगे इसको और डीप में समझेंगे अच्छे से ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? केंद्र सरकार, ठीक है। टू इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको समझाया, क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। एमएलएज, पॉलिटिकल पार्टी आर इन मेजोरिटी इफ 50% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर वो चुन के आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एमएलएज की वो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, यानी कि मेजोरिटी यानी कि मतलब कि आप कह सकते हैं बढ़त में मानी जाएगी, जो 50% से ज्यादा एमएलए जिनके जीते होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे एक थोड़ी सी टर्म आती है कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में। आर्टिकल 164(1) ये कहता है कि भैया चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? ये है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको करेंगे गवर्नर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था इसमें
अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को, वो दिलाते हैं गवर्नर, ठीक है। आगे कहते हैं कि मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। सीएम क्या करता है कि भैया जब वो चुन के आता है या मुख्यमंत्री बनता है तो वो चुनता है कि भैया आप मेरे फला मंत्री हैं, आप मेरे फला मंत्री हैं, ये मेरे फला मंत्री हैं। अब ये जो लिस्ट है उसके पास, ये वो देता है, सौंपता है, एडवाइस करता है गवर्नर को कि साहब ये मेरे मंत्रियों की लिस्ट है जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप अपॉइंट करें, ठीक है। खुद से नहीं कर सकता, गवर्नर को ही उन्हें मतलब कि अपॉइंट करना होगा, ठीक है। और जनरली इसमें कोई वो नहीं होता कि भैया आप इसे क्यों कर रहे हो, उसे क्यों कर रहे हो, मान ली जाती है एडवाइस, ठीक है। तो ये कौन बताता है, आर्टिकल 164(1). आगे देखते हैं, एमएलएज ऑफ पार्टी इन मेजॉरिटी इलेक्ट्स लीडर, देन सीएम विल अपॉइंट मिनिस्टर्स थ्रू गवर्नर। अभी मैंने आपको यहां पर क्लियर किया कि वो पार्टी जिसके एमएलएज मेजॉरिटी में होते हैं वो ही सरकार बनाते हैं। और सरकार कैसे बनती है, सबसे पहले वो अपने विधायक दल की मीटिंग बिठाएंगे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये बैठ गए, ये अब ये लोग चुनेंगे कि भैया हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा, ठीक है। और वही नेता सीएम पद का उम्मीदवार बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सीएम बन जाता है। ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। एमएलएज क्या होते हैं, देखो, टुगेदर वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, मान लीजिए एक जल मंत्री है, ठीक है, और एक विद्युत मंत्री है, अलग अलग मंत्री हैं किसी राज्य में, शिक्षा मंत्री हैं, वो सभी मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के कामों के लिए, ठीक है, मिलकर। यानी कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस क्षेत्र में काम कर रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, उस एमएलए पे जिसको ये मंत्री पद दिया गया है कि आप फला मंत्रालय को संभालेंगे। चीज क्लियर है। एंड द ओवरऑल हेड इज द सीएम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट का ओवरऑल हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और स्टेट का हेड होता है गवर्नर। हैंस दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हिंदी में कार्यपालिका, यानी कि जो काम करते हैं, जिनके पास पावर्स हैं किसी काम को एग्जीक्यूट करने की, किसके पास होती है, मंत्री के पास, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर के पास, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें सहायता करते हैं मुख्यमंत्री की, मिनिस्टर्स, ठीक है। तो उनके पास पावर्स होती है डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट, यानी कि जो कार्य करते हैं। क्लियर होगी चीज, बढ़िया। ऑल द एमएलएज वो गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में वो सभी एमएलएज, चाहे वो आम आदमी पार्टी, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ दिल्ली का, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, मटका हो या निर्दलीय कोई भी पार्टी हो, नो मैटर विच पार्टी दे बिलोंग, वो सभी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर, तब उन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर। मैंने अभी आपको बताया था लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, विधि निर्माण, यानी कि कानून बनाने से संबंधित। और जब ये लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि वो सभी लोग जो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर होगी ये चीज, बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिखे कुछ राज्यों की, जो मुझे मेरे हिसाब से लगा कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं या इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे है स्टेट या राज्य। अब राज्य किस किस चीजों से मिलकर बनता है, एक तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभा, एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यपालक, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये राज्य विधानसभा जो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या आता है, स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, यानी कि विधानसभा आती है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, इन दोनों को हम आगे समझेंगे डीप में, इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है। और एक होता है गवर्नर। आपको याद रखना है
कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी गवर्नर की महत्वपूर्ण भूमिका है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव में तो बट ऑब्वियस है वो हेड ऑफ द स्टेट होता ही है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आ जाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में, गवर्नर आ जाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री पद का जो कार्यभार संभाल रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। आशा करता हूं आप ये सब समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पॉज कीजिए, वीडियो को दोबारा पीछे जाइए, आसानी से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भैया सदन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक राज्य में होती ही है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि होनी ही है। ठीक है, कौन? विधानसभा। क्योंकि विधानसभा नहीं होगी तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, फिर मंत्री कौन होंगे, तो स्टेट का काम कौन करेगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय व्यवस्था, जहां पर सिर्फ एक सदन होता है किसी राज्य में या यूटीज में, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। सम यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, वो उसमें होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप देखो, हर एक स्टेट में कंपलसरी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ही, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यूनियन टेरिटरीज को लेके। ठीक है, वो है दिल्ली में 70 विधानसभा सीट दी गई हैं, पुदुचेरी में 33, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपको पता होगा पहले जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के पश्चात ये बन गया एक यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी बन गया तो पहले जो उसकी विधानसभा थी, जो कि गवर्नर रूल चल रहा था वहां पर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी सीटें डिसॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो उसको मेंटेन रखते हुए उसको भी विधानसभा दी गई है यूटी के होने के बावजूद। ठीक है, तो ऐसे कुल 22 राज्य हैं भारत में जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया बाइकैमरल या द्विसदनीय व्यवस्था कहां पर है, यानी कि जहां पर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधान सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ऐसे केवल और केवल 6 राज्य हैं भारत में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी। ठीक है, ऐसे केवल 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों यानी कि बाइकैमरल सिस्टम वहां पर लागू है। कुल 8 ऐसी यूटीज हैं भारत में। कितनी यूटीज हैं? 8। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। दमन एंड दीव क्या हुआ कि 26 जनवरी को इसको क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को दोनों को मर्ज करके केवल एक यूटी बना दिया गया, पहले अलग अलग थी। और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक राज्य था, अब उसको राज्य ना रखकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बना दी गई अलग से। ठीक है, तो अब आप देखो, इसमें पहले टोटल 7 थी। ठीक है, अब वो हो गई थी 6 जब दमन एंड दीव को और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी तो आए तो +2 हो गया, तो ये कितना बन गए? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज भारत में हो चुकी हैं, जिसके अंदर दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के पास हाई कोर्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है ना, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए है। चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है ना, वो हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच यूटी हैज इट्स ओन हाई कोर्ट, यानी कि उसके केवल उसके लिए कौन सा हाई कोर्ट बना हुआ है, ऐसा एकमात्र यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटर जो सरकार नियुक्त करती है वो करती है चंडीगढ़ में, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो मिलकर एक ही है, और लक्षद्वीप में। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा है। अब देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, जहां पर विधि निर्माण किया जाता है या कानून बनाए जाते हैं। एक तो कि भैया ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि एमएलए कौन होते हैं, मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको हम चुनते हैं, खुद जाकर घर से निकलकर वोट करते हैं इनके लिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। और एक मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आपने बहुत बार सुना होगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में। अब ये होते कौन है? ये होते हैं ब्रिटिश और इंडियन, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता ब्रिटिश थे, माता इंडियन थी, या माता उनकी ब्रिटिश थी और पिता इंडियन थे, तो ये जो मिक्स कम्युनिटी है, इनका रिप्रेजेंटेशन खत्म ना हो जाए, यानी कि सामाजिक रूप से अलग ना पड़ जाए ये, इसलिए इनको भी एक मेंबर नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर विधानसभा के अंदर। क्लियर है ये चीज? बढ़िया। मिनिमम एज होती है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में जाने की 25 साल। इसे बताता है आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। याद रखना, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि भैया मान लो कोई बिल आया, ठीक है, और उस पे मतलब वोटिंग करवाने की जरूरत है सदन में, विधानसभा के अंदर, तो वोटिंग करवाने वाले ऑफिसर को कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो ओवरऑल देखता है सारे कामों को विधानसभा के, वो होते हैं स्पीकर। जैसे कि लोकसभा में भी होते हैं स्पीकर, लेकिन राज्यसभा में कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, या जिन्हें बोलते हैं चेयरमैन। वो आगे समझेंगे हम, फिलहाल हम विधानसभा पर फोकस रखते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं विधानसभा में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 500, और मिनिमम हो सकते हैं 60, ठीक है। अब कैन बी डिसॉल्व, यानी कि विधानसभा को स्थगित किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द टेन्योर, यानी कि एमएलए आपको पता है 5 साल के लिए चुन के आए, ठीक है, इसका मतलब 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि 5 साल से पहले भी गवर्नर के पास पावर होती है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी डिसॉल्व कर सकता है। कैसे? दो इसके रीजन हो सकते हैं। एक तो ऑन सीएम रिक्वेस्ट, यानी कि चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि भैया कुछ असंवैधानिक हो रहा है, तो इस वजह से वो रिक्वेस्ट करेगा गवर्नर को कि मैं आप पत्र लिखेगा ऑफिशियली कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया विधानसभा को भंग कीजिए। उसके बाद री इलेक्शन हो, जो भी हो वो देखा जाएगा। फिर एक और कंडीशन होती है कि नो कॉन्फिडेंस। अब क्या हुआ कि मान लीजिए 3 साल हो गए किसी सरकार को चलते हुए, लेकिन उसके मंत्री खुश नहीं है, या फिर उसके जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, उस सरकार के काम से खुश नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया विधानसभा में, यानी कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है कि ये सरकार के पास बहुमत है। बहुमत कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा, यानी 51 सीट होनी चाहिए अगर टोटल 100 सीट हैं तो। अब जब ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा विधानसभा में, तो गवर्नर फिर उसको भंग कर देगा विधानसभा को। क्लियर होगी ये चीज? विधानसभा क्या है, कैसे चुन के आते हैं इसके मेंबर्स, और कितने मेंबर्स गवर्नर साहब इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं और किस कम्युनिटी से करते हैं। क्लियर है ये चीज? बढ़िया। आगे है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। विधान परिषद क्या होती है कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि सीधे हम जाकर वोट नहीं करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, विधान परिषद के लिए। इसकी शक्तियां भी काफी कम होती हैं, ठीक है। इसमें अब मेंबर्स कौन कौन होते हैं या कौन हो सकते हैं वो देखते हैं। तो 1/3 एमएलएज, यानी कि जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो चुनकर आए हैं, 1/3 लोग तो वो होते हैं। फिर 1/3 लोग होते हैं लोकल बॉडीज से, यानी कि कोई भी लोकल बॉडी हो सकती है, पंचायत हो सकती है, कुछ भी, म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1/12 लोग होते हैं टीचर्स, 1/12 लोग होते हैं ग्रेजुएट्स, और 1/6 लोग होते हैं जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए होते हैं इसके अंदर। अब अगर मैं आपको समझाऊं सीधे तौर पे, मान लीजिए कि कुल 12 लोग हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसमें भैया ये होंगे